नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने रविवार को अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने अनुभव और धरातलीय पकड़ के आधार पर केदारनाथ से 2 बार विधायक रह चुकी आशा नौटियाल को प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले रविवार को दोपहर में पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट और वरिष्ठ नेताओं के बीच सहमति को आधार बनाकर कांग्रेस ने केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत को पर दांव खेला है। दोनों प्रत्याशी सोमवार को यानी आज अपना नामांकन किया। केदारनाथ सीट के उपचुनाव पर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रत्याशियों के नाम से पर्दा उठ गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बीते दिन अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव चला है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने उखीमठ तहसील में अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता सभी मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल और विधायक विक्रम सिंह सजवान भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी का जिस तरह से ऐलान किया, आज उखीमठ में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस दौरान तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, तमाम दिग्गज नामांकन के दौरान मौजूद रहे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल का आज नामांकन है। इस दौरान जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद है। वहीं इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमारी डबल इंजन की सरकार केदारनाथ धाम समेत इस विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समर्पित रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता बीजेपी के विकास और राष्ट्रवादी नीतियों को अपना समर्थन देकर बीजेपी को प्रचंड मतों से विजय बनाएगी। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। 20 नवंबर को केदारनाथ में वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। केदारनाथ में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच है। यह सीट हमेशा से ही चर्चा में रही है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों कांग्रेस ने केदारनाथ को लेकर कई तरह के सवाल धामी सरकार पर उठाए थे, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी का मुद्दा हो या फिर केदारनाथ की प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाना हो। वहीं केदारनाथ सीट सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की। तो केदारनाथ उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं। सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल पर दांव चला है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में जनसभा की थी। इस दौरान बीजेपी ने पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा के पास। अभय, जिस तरह से केदारनाथ उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि केदारनाथ को लेकर हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस ने काफी ज्यादा राजनीति की थी, चाहे केदारनाथ की प्रतिष्ठा का मुद्दा हो या फिर सोने की चोरी का मुद्दा हो, ऐसे में सभी की नजरें और ये जो केदारनाथ का जो चुनाव है, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर के रूप में भी देखा जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। अब है जी बिल्कुल, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। इस दौरान ये कह सकते हैं कि दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे नामांकन के दौरान, और उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में जनता को बताने का प्रयास बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर किया है कि दल में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या अंतर्विरोध नहीं है। सभी लोग एकजुटता के साथ इस चुनाव मैदान में है और जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील यहाँ पर की गई है।
ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का जो दंगल है अब वो और ज्यादा तेज यहाँ पर होने लगा है, क्योंकि आज नामांकन हो चुका। बिल्कुल, यानी आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच केदारनाथ उपचुनाव के लिए सीधी टक्कर है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने आज अपना नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलते हुए मनोज रावत पर दांव चला है। आज कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भी अपना नामांकन किया। उस दौरान भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल मौजूद रहे। तो केदारनाथ उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं। सीधा रुक कर लेते हैं। अभय एक बार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभय, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है, एक बार फिर से जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर सौंपी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव चला है। किस तरह से केदारनाथ के रण को देखें, क्योंकि दोनों ही जो योद्धा है, दोनों ही खिलाड़ी काफी ज्यादा अनुभवी हैं, दोनों ही केदारनाथ की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं, केदारनाथ से जीत चुके हैं। चाहे मनोज रावत हो या आशा नौटियाल हो, दोनों ही नेता इस समय केदारनाथ के उपचुनाव में यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। दोनों ही, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन यहाँ पर किया है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही नेता केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर चुके हैं। बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं पूर्व विधायक आशा नौटियाल 2 बार इस सीट से चुनाव यहाँ पर जीती है। 2002, 2007 का उपचुनाव उनकी तरफ चुनाव जीतने का काम यहाँ पर किया गया था। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर मनोज रावत पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। और जिस प्रकार से अब ये केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का जो दंगल है, ये जिस प्रकार से आगे बढ़ने लगा, तो ऐसा समझा जा सकता है कि इसकी सरगर्मियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहाँ पर बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही दल इस चुनाव को जीतने का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। और आज नामांकन के बाद जिस प्रकार से एकजुटता से और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेकिन अभय, प्रत्याशी चयन ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस, दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कई जो दावेदार थे वो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, पेश कर रहे थे, चाहे फिर वो दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की बेटी और बेटा हो, या फिर जिस तरह से आशा नौटियाल का बाद में नाम सामने आया। फिर अगर कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से पर्यवेक्षकों और प्रत्याशी को लेकर काफी ज्यादा असमंजस कांग्रेस में भी था। अब ऐसे में जब फाइनली जो है नाम सामने आ गए हैं, नामांकन आज हो गया है, तो क्या माना जाए, कौन किस पर कितना भारी यहां पर दिख रहा है? देखिए, इस समय भारी नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि अब दोनों ही दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस रूप में है कि कैसे इस चुनाव में जनता को अपने साथ लामबंद किया जाए। क्योंकि बीजेपी, क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार सत्तासीन है। बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि 2 उपचुनाव इससे पहले जो यहाँ पर हुए, चाहे वो बद्रीनाथ का चुनाव हो या मंगलौर विधानसभा का चुनाव हो, वो दोनों ही चुनाव बीजेपी यहाँ पर हारी है। तो बीजेपी चाहती है कि जो आने वाले दिनों में जो संदेश है वो बेहतर तरीके से आगे जाए और उसका कोई यहाँ पर दुरुपयोग या कह सकते हैं कि बीजेपी उसका लाभ मिल सके, इसलिए वो इस चुनाव को जीतना चाहती है। जबकि कांग्रेस पार्टी आशान्वित है कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ में कांग्रेस को जनता ने अपना सपोर्ट दिया है, केदारनाथ में भी उसी तरीके से देने का काम यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को देने का काम यहाँ पर जनता की तरफ से किया जाएगा। इसीलिए जो चुनावी दंगल है वो बड़ा दिलचस्प हो चला है। लेकिन इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए यही है कि जनता की उम्मीदों पर किस प्रकार से खरा उतरा जाए। क्योंकि अब है भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ जीतना जरूर चाहेगी। जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि केदारनाथ हारे, और क्योंकि उसके बाद निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है। वहीं कांग्रेस के आगे चुनौती यह है कि जो जीत का मोमेंटम मंगलौर और बद्रीनाथ जीत कर उन्हें मिला है, वो मोमेंटम बरकरार रखा जाए, ताकि आगे जो आगामी चुनाव है उसके लिए भी वो कॉन्फिडेंट स्थिति में हो, मजबूती के साथ आगे बढ़ पाए। बिल्कुल, कांग्रेस अपना जीत का जो सिलसिला है उसे निरंतर जारी रखना चाहती है। कांग्रेस उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनके पार्टी के नेता जो अलग अलग गुटों में बटे हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो प्रत्याशी चयन को लेकर हो या फिर उससे पहले के पार्टी के भीतर की जो गुटबाजियां हो उसको लेकर जो अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस थी,
वो आज यहाँ पर चीजें देखने को नहीं मिली, बल्कि यहाँ पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह हो, या गणेश गोदियाल हो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो सभी लोग यहाँ पर इस नामांकन के समय यहाँ पर मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य यहाँ पर नामांकन के समय मौजूद है। तो कांग्रेस ने अपनी एकजुटता का संदेश देने का काम यहाँ पर किया है और कहा है कि केदारनाथ के जो जन मुद्दे हैं, जो स्थानीय जनता जिन परेशानियों से जूझ रही है, उन परेशानियों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। उन सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाने का काम करेगी। बिल्कुल अब है, क्योंकि कांग्रेस के लिए गुटबाजी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि आज नामांकन के दौरान एकजुट यहां पर कांग्रेस जरूर दिखी, जैसा आपने भी कहा कि जो दिग्गज थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सभी एक मंच पर दिखे ताकि भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा और सख्त जो है संदेश दिया जा सके। हालांकि नामांकन के बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं वो देखना अहम होगा। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब सीधा आपको रुद्रप्रयाग के उखीमठ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। क्या मैं यहां पर पधारे हैं बहन आशा जी को समर्थन देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र उखीमठ से आए हुए सभी माताओं बहनों को, मेरे नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों का मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और ओंकारेश्वर धाम और पंच केदार की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। आज के इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत हमारी शैला दीदी, पूर्व विधायक, जिन्होंने केदार घाटी के विकास के लिए अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा और आशा जी ने स्वयं भी कहा कि उन सभी कार्यों का स्मरण करते हुए उनको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। वे केदार घाटी के विकास के लिए, यहां की उन्नति के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही और यहां के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। हम शैला दीदी के उस सपने और उन कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा केदार की कृपा से, आप सबके समर्थन से वो काम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहां पर बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आप सबका मत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जो विकास की गति है, उस विकास की गति को और तेज करने के लिए नितांत आवश्यक है। श्रीमती आशा जी को आप सब जानते हैं और मैंने भी लंबे समय से, पिछले 25 सालों से मैं बहन आशा के साथ काम करता रहा हूं और जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जब से काम कर रहा हूं, मैंने हमेशा देखा कभी भी वो अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास नहीं आई। जब भी आई तो पूरे केदार घाटी के लोगों के लिए, अगस्त मुनि के लोगों के लिए, हमारे उखीमठ के लोगों के लिए, हमारे चौमासी के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए हमेशा मेरे पास आती थी और कहती थी कभी कभी, भाई साहब ये किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, वो बहुत गरीब परिवार का है, उसकी सहायता करनी है, कोई भाई कोई बहन कोई अस्पताल में भर्ती है तो उसको जो है आर्थिक सहायता देनी है, उसका इलाज ठीक से करवाना है। इतनी सरलता से काम करने वाली राजनीति के क्षेत्र में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जैसा बहन आशा जिस प्रकार से काम करती है। हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पावन भूमि से, बाबा केदार से किस प्रकार का रिश्ता है। 2021 में मुझे याद है 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की इसी पुण्य भूमि से उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होंगे। हर दृष्टि से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि केदारनाथ क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी 20 नवंबर को आप सब लोगों ने अपना अमूल्य मत और अपना समर्थन बहन आशा दीदी को देना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत जिस बुलंदियों को छू रहा है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत और हरेक भारतवासी की जो पहचान बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, हम सब गदगद हैं। आज पूरा विश्व भारत की बुलंदियों के आगे नतमस्तक है और हम पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज एक और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। तो आप रुद्रप्रयाग के उखीमठ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खबरों में आगे बढ़ते बाद देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ने लगा है। कॉलेज बंद कर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के सामने अपनी सख्त मांगे भी रखी। सरकार स्वयं करे हस्तक्षेप, वरना चुनाव कराने के निर्देश दे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कॉलेज बंद कर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांग भी रखी और जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश जारी करने को कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी देहरादून से, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमा गहमी लगातार बरकरार है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर अब जो छात्र नेता है वो सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से पुलिस के साथ जो छात्र नेता है, जो छात्र है कॉलेज के, उनके बीच और पुलिस के बीच यहां पर नोकझोंक भी देखने को मिली। कॉलेज बंद कर छात्रों ने सड़कों पर जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया। वहीं इसी को लेकर आज चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद रिया जी। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार जो छात्र हैं उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिष्ट जी, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, छात्र शक्ति की ताकत को अगर कोई नहीं पहचान रहा है तो वो बड़ी भूल कर रहा है। छात्र प्रदेश का भी भविष्य है, देश का भी भविष्य है, और जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, ऐसा कहा जाता है। और छात्र जो आज मांग कर रहे हैं वो उनका अधिकार है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव से क्यों भाग रही है सरकार, ये समझ से परे की बात है। ये लिंगदो कमेटी का हवाला दिया जा रहा है। लिंगदो कमेटी ने जो सिफारिशें की है उसमें ये तो नहीं कहा कि इसके बाद चुनाव नहीं हो सकते। उन्होंने ये जरूर कहा कि तब तक चुनाव हो जाने चाहिए। और आप देख लीजिए 2022 का आप इतिहास उठाइए, 2023 में उठाइए, नवंबर में छात्र संघों के चुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए हैं। इस बार कौन सा पहाड़ टूट गया भाई? अगर विलंब भी हुआ और आप समय पे चुनाव नहीं करा पाए, ये भी प्रशासनिक और सरकारी विफलता है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप छात्रों पे क्यों जुल्म कर रहे हैं? नहीं, पहले निकाय चुनाव में देरी, अब छात्र संघ चुनाव में देरी, क्या वजह समझ पा रहे हैं आप? नहीं, वजह ये है कि काम ही नहीं किए हैं। आपको छात्रों के आक्रोश से डर लगता है, निकायों में आपको निकाय की जनता के से जो है डर लगता है, पंचायतों में पंचायत के लोगों से डर लगता है। तो सरकार लोकतंत्र में अगर चुनाव नहीं कराएगी, बार बार चुनाव से भागेगी, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। और इस प्रदेश के छात्रों का आक्रोश अब आप देख लीजिए सड़कों पर फूट रहा है। लगातार जो है वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। उनको आंदोलन करने के लिए बाध्य किसने किया? सरकार का कहना है कि जो छात्र संघ चुनाव है वो महाविद्यालय प्रशासन के अधीन आते हैं, उनका कुछ हस्तक्षेप, यहाँ पर सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, क्या कहिएगा? नहीं, इनसे सरकार से पूछिए ना कि फिर ये उच्च शिक्षा मंत्रालय किसके लिए? उच्च शिक्षा मंत्री क्यों बैठे हुए हैं भाई? अगर जो है आप समय पे आदेश ही नहीं देंगे, सरकार के इशारे पर चुनाव नहीं हो रहे, ये हमारे छात्र भली भांति जानते हैं। इसीलिए कि छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं।
अधिकारी प्रशासन की मशीनरी क्या करेगी महाविद्यालयों की, जब सरकार से जो है कमांड ही नहीं मिलेगी। ये सरकार के इशारे पर इसलिए चुनाव टाले जा रहे हैं कि इस बार जो सत्ता समर्थित संगठन है वो बुरी तरह इन शासक चुनावों में हारने जा रहा था, और ये इनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्टें भी थी और जो इनपुट थे, इसीलिए छात्र संघों के चुनाव से सरकार भाग रही है। लेकिन कब तक भागेगी आप बोलिए ना लोकतंत्र में। अंतोगत्वा सड़क पे आज छात्र उतरे हैं, कल निश्चित तौर पर जो है निकायों की जनता भी अच्छा, उतरेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि पंचायतों की जनता भी बीजेपी ने उतरेगी। काम नहीं किया, धामी सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए चुनाव जो है टाले जा रहे हैं, यही मतलब? जी तो शीशपाल जी, जिस तरह से केदारनाथ का चुनाव सर पर है, 20 नवंबर को वोटिंग है, उसके बाद निकाय चुनाव भी है, छात्र संघ चुनाव भी होंगे, पंचायत चुनाव भी है और उसके बाद 2027 भी है, तो आप अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब तो साफ है कि जनता का मैंडेट कांग्रेस को मिलेगा। कॉन्फिडेंट है आप लोग अपनी जीत को लेकर? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ में जीत का परचम लहराया, मंगलोर में जीत का परचम लहराएगा, इस इतिहास को हम केदारनाथ में दोहराएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरह से हराएंगे। जनता मन बना चुकी है, इनके शासन से जो है जनता तंग आ चुकी है, विकास ठप हो गया है, रोजगार कहीं नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, पलायन आप रोक नहीं पा रहे हैं, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, क्यों जो है जनता इनको अब वोट देगी आप बताइए। और इसीलिए जो है सरकार भी समझ रही, इसीलिए बार बार चुनाव से भाग रही है। लेकिन लोकतंत्र में आप ज्यादा नहीं भाग सकते, आपको अंतोगत्वा चुनाव चलिए, कराने जितने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंट आप हैं, मैं उम्मीद करती हूँ केदारनाथ के परिणाम भी उतने ही कांग्रेस के पक्ष में आए। हालांकि वक्त बताएगा कि जनता अपना मैंडेट और अपना आशीर्वाद किसे देती है। शीशपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट में सनातन हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष महंत केशव गिरी महाराज के आश्रम में देर रात को कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। मामले की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं पथराव की सूचना मिलने पर व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर सिंह रावत सहित सनातनियों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाहर टहल रहा था और 11:30 बजे के बाद 11:45 बजे के आसपास में लाइट बंद करके और मैं अपने कमरे में आके लेट गया। और उसके बाद कोई शरारती तत्वों के द्वारा, अब सामने नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, और आजकल जो माहौल चल रहा है यमुना घाटी में, पूरे उत्तरकाशी में, तो वो सभी के सामने है और उसमें हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं समाज सुधार के लिए। लेकिन कुछ शरारती तत्वों को ये रास नहीं आ रहा है और एक तरह से जानलेवा हमला है ये, बहुत बड़े बड़े पत्थर मारना। और रात को पत्थर शुरू हो गए थे, ये 12:20 या 12:15 बजे के आसपास की बात है, और 1 से 2 मिनट काफी पत्थर वर्षा हुई है और मैं हॉपलेस हो गया था। और फिर मैं थोड़ा साहस जुटा के मैंने एकदम दरवाजा खोला, बहुत तेजी से दरवाजा लगा दीवार में, और मैं बाहर आया तेजी से और लाइट जलाया। तब तक वो सब मामला शांत हो गया था और मैं दौड़ के बाहर भी नीचे से जाकर के मैं देखा कोई शायद कौन हो सकता है, तो मैं बाहर भी आया, रोड पे भी आया मैं, और एकदम फिर जल्दी से नीचे आ गया था कि दोबारा ना घटना घट जाए। और फिर मैंने पहले गांव वालों को, आसपास घर थे उनको फोन किया, उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया। तो हमारे एसओ दीपक कैडेट जी हैं, वो भी समय पर बहुत जल्दी पहुंचे थे और 2-3 घंटा वो हमारे साथ ही रहे। कोट में उपराड़ी गांव स्थित है, यहाँ पे केशवगिरी महाराज जी का आश्रम है। रात्रि के समय सूचना ही उनकी द्वारा सूचना दी गई कि मैं अपने आश्रम में सो रहा था और 12:15 बजे के लगभग किन्हीं अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें जांच की जा रही है। BNS की धाराएं 125 और 324 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते दिन गुलदार ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला को परिजन लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला का उपचार किया। बता दें कि चंपावत में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार ने बीते 2 दिनों के अंदर गांव में 4 बकरियों को अपना शिकार बनाया है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कुमाऊं रेंजर राजेश कुमार जोशी ने वन विभाग की टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जल्द गुलदार प्रभावित क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाकर गुलदार को लोकेट कर पिंजरा लगाने का आश्वासन भी दिया है। करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में वहां पर गुलदार
के द्वारा इनको घायल किया गया है, जिनको वहाँ से गाँव से यहाँ लाया गया संडे के दिन, और इनका यहाँ पर लोहाघाट चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग अब मौके में जाके उसमें ट्रैप कैमरा या इत्यादि जो भी होता है, जिससे कि उसके मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या इसका मूवमेंट है, और उसके लिए कार्रवाई। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।